आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप पावर बीआई पे अपने डेटा के या मल्टीपल डेटा सेट्स के रिलेशनशिप्स को बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको मैनेज कर सकते हैं, ताकि आप अपने मेन डेटा सेट्स की मदद से जो आपका मेन डेटा सेट है उसकी मदद से जो अपने डैशबोर्ड को रन कर सकें और उसको जो है कंट्रोल कर सकें ईज़िली। और इससे जो है वो आपका डेटा फ़ाइल जो है वो भी जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं होती है, वो कंट्रोलेबल रहती है और उसके थ्रू आप जो है बहुत ईज़ी तरीके से जो है अपने पावर बीआई के डैशबोर्ड को पावर बीआई डेस्कटॉप पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोई चीज़ स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कैसे आप पावर बीआई के अंदर एक से ज़्यादा डेटा सेट्स के रिलेशनशिप्स को क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको मैनेज कर सकते हैं। ये एक डेटा सेट है, एचआर का डेटा सेट है, जो कि मैंने एक डमी डेटा उठाया है जिसके अंदर 22 रोज़ हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई डेटा सेट मौजूद नहीं है। मैं इस मेन डेटा सेट के अंदर से ही मल्टीपल डेटा सेट्स बनाऊँगा। सही है। इस फाइल को मैंने डाउनलोड कैसे किया था, अब आप ये देखें, यहाँ पे रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं मॉडल व्यू में, लेकिन अभी यहाँ पे कोई और डेटा सेट नहीं है, इसलिए ये सिर्फ एक ही डेटा सेट नज़र आ रहा है। आपने गेट डेटा में जाके अपनी एक्सेल फ़ाइल को या सीएसवी फ़ाइल को जो है वो अपलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे डेटा सेट लोड हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है वो ट्रांसफॉर्म डेटा में होम पे ही ट्रांसफॉर्म डेटा की एक टैब है, उसके अंदर जाके ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है, तो आपके पास आपका डेटा सेट जो है वो खुल जाएगा। अब इस डमी डेटा के अंदर वो सारे कॉलम आ रहे हैं जो एचआर के लिए नीड हैं। मैं इस डेटा सेट पर राइट क्लिक करूँगा और रेफरेंस पे क्लिक करूँगा। डुप्लीकेट और रेफरेंस के अंदर डिफरेंस ये है कि अगर हम अब रेफरेंस बनाएंगे तो वो जो भी हम मेन डेटा सेट्स में चेंज करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो इन दोनों कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया जो मुझे चाहिए और बाकी मैंने कर दिया रिमूव अदर कॉलम्स। तो अब मेरे पास एक ही डेटा सेट तैयार हो गया जो कि नेम्स का है। ये नेम का डेटा सेट मैंने अलग से इसलिए बनाया क्योंकि मैं जब ये रिलेशनशिप्स जो हमारे 4 रिलेशनशिप्स की काइंड हैं, जब मैं वो एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ये समझ आएगा कि मैंने ये नेम वाला डेटा सेट क्यों अलग से बनाया। ऐसा जिसकी नीड नहीं थी, लेकिन बाकी डेटा सेट्स जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसकी नीड ज़रूरी है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे और किसका डेटा सेट बनाना है। तो यहाँ पे एक जेंडर जो है मेल फीमेल यहाँ पे डिस्क्राइब हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यही काम करूँगा कि मैं कंडीशनल कॉलम में आऊँगा सबसे पहले और इधर जो है मैं यहाँ पे नाम लिख दूँगा जेंडर नंबर। देखें, कंप्यूटर को या किसी भी सॉफ्टवेयर को जो है वो कोडिंग की लैंग्वेज बहुत इजीली समझ आ जाती है। तो यहाँ पे जेंडर मेरे पास जो है वो टेक्स्ट में मौजूद था, मेल फीमेल एंड अदर्स। तो मैं जेंडर्स के अंदर ये कंडीशनल कॉलम लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ़ जेंडर कंटेन्स मेल देन 01, यानी 1 की कंडीशन हो जाए कि 1 से उसको जो है वो डिनोट करे। और अगर यहाँ पे जो है जेंडर फीमेल हो तो वो 2 कंसीडर करे, आइदर वो 3 मार्क कर दे, क्योंकि मुझे पता है मेरे डेटा सेट में सिर्फ मेल फीमेल और अदर्स ही हैं। तो अब आप ये देखें, इसने डेटा कोडिंग कर दी है। अब डेटा कोडिंग सही करी है या नहीं करी, कंडीशनल कॉलम कैसे काम करता है, इसको मैं फ़िल्टर के थ्रू चेक करूँगा। मैंने फ़िल्टर पे जो है वो 2 और 3 का चेक लगाया, ओके किया। तो अब आप ये देखें यहाँ पे फ़ीमेल और अदर्स ही आ रहा है, मेल नहीं आ रहा। सेम काम मैंने अनचेक करके 1 करा तो मुझे यहाँ पे सिर्फ मेल नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब मेरी कंडीशनल कॉलम बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं। ओके, तो अब जो है मैं क्या करूँगा, अब मेरा सेकंड काम ये है कि इस जगह पे मैं एक नेक्स्ट जो है वो और बना लूँगा और वो होगा एम्प्लॉय स्टेटस, या कोई भी आप जिसका मुझे नीड है मैं उसकी कोडिंग दोबारा कर दूँगा। तो अब ये एम्प्लॉय स्टेटस की मैं कोडिंग कर रहा हूँ। इसके लिए भी सेम मैंने ऐड कॉलम में जाके कंडीशनल कॉलम लिया, कंडीशनल कॉलम के अंदर लिखा एम्प्लॉय स्टेटस नंबर और इसके लिए भी मैंने कोडिंग कर दी। मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ पे भी 3 चीज़ें मौजूद हैं। टैक्स कंटेन्स, यानी ये जो कंटेन्स कर रहा है, अगर वो कंटेन कर रहा है फुल टाइम तो उसको 01 कर दे, 1 कर दे। और अगर वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है या पार्ट टाइम का टैक्स कहीं पर भी लिखा हुआ है तो उसको वो 2 से जो है वो उसकी मार्किंग कर दे। अदरवाइज़ तीसरी कैटेगरी सिर्फ स्टूडेंट की बच जाती है, तो मैं उसको 3 मार्क करवा दूँगा। सेम जैसे हम एक्सेल के अंदर कंडीशंस बनाते हैं। तो मैंने इसके अंदर बनाई तो डिफरेंट कंडीशंस हैं, लेकिन मैंने आपको 2 इसलिए सिखाई हैं ताकि आप जो है आपको ये पता लग जाए कैसे आपने
एक्सेल पे कंडीशनल कॉलम, पावर बीआई पे कंडीशनल कॉलम बनाना है और उसका काम क्या है वो भी आपको पता लग जाए। तो ये चेक हो चुका है। तो अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इनके रेफरेंस जो है वो टेबल्स बनाने की नीड है। और रेफरेंस टेबल बनाने के लिए अगेन ये आप देखें सारी कोडिंग मैंने कर दी, जो आपको ये राइट साइड पे नज़र आ रहा है रेड बॉक्स के अंदर। तो ये सारी कोडिंग मैंने करी है, जितनी भी सेट्स की मुझे कोडिंग करनी थी नंबर में, मैंने सब की कोडिंग कर दी है। जो काम आप करते रहते हैं वो साइड पे मेंशन होता रहता है, अगर आप उस पर क्रॉस कर देंगे तो वो काम ऑटोमेटिकली अनडू हो जाएगा। अब मैंने दोबारा एक जो है HR डेटाबेस 1 से ही रेफरेंस टेबल बनाया और अब मुझे सिर्फ जेंडर का टेबल बनाना है। तो जेंडर के टेबल में सिर्फ 2 कॉलम लूँगा, जेंडर नंबर और जेंडर नेम, और बाकी सबको मैं रिमूव अदर कॉलम कर दूंगा। और फिर इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा, इन दोनों टेबल को, सॉरी दोनों कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट कर दूंगा। तो अब ये यूनिक सेक्टर बन गया। कभी भी कोई आप डेटा सेट का रिलेशनशिप बनाते हैं तो जब तक वो यूनिक वैल्यू नहीं होगी, अगर वो डुप्लीकेट वैल्यू कर रही होगी तो वो कभी भी डेटा सेट जो है वो सही नहीं बनेगा, ना वो उसका रिलेशन बनाएगा। ज़बरदस्ती कोई रिलेशन वो क्रिएट कर देगा लेकिन वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। इसी तरीके से मैंने एक और जो है वो रेफरेंस टेबल बनाया। जितनी भी मैंने कोडिंग करी है, जितने भी कॉलम की मैंने नंबर की कोडिंग करी है, उन सब के साथ मैं यही काम करूँगा कि उनके रिमूव डुप्लीकेट करके उन रेफरेंस टेबल के अंदर, डेटा सेट के अंदर जो है वो मैं यूनिक वैल्यू को कंसीडर कराऊँगा। यानी 1 2 3 मेल फीमेल अदर्स, दैट्स इट। मल्टीपल 1 नहीं आ रहे होंगे, मल्टीपल 2 नहीं आ रहे होंगे। राइट साइड पे आप, लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सारे डेटा सेट्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब जब ये डेटा सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं तो अब मुझे इसके लिए क्या करना है, मुझे यहाँ पे दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सारे डेटा सेट्स जो ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे सिर्फ इसको क्लोज़ करके अप्लाई करना है। हाँ, ये जो रेफरेंस वाली बात मैं कर रहा था, अब आप देखें मैंने 1 2 3 4 5 कोडिंग करी हुई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं HR एनालिस्ट का नंबर जो है वो 4 कर दूँगा, सेल्स मैनेजर का 5 कर दूँगा, सेल्स मैनेजर का 3 कर दिया मैंने, फाइनेंशियल एनालिस्ट का 5 कर दिया। अब जैसे ही मैं इस टेबल में जाऊँगा जो मैंने रोल टेबल में करा, तो आप देखें इसके ऑर्डर चेंज हो चुके हैं। तो रेफरेंस टेबल बनाने का ये फ़ायदा होता है जो मैं आपको अभी बता भी रहा था। तो अब आप देखें आपको क्लियर भी हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। नाउ अब मुझे सिर्फ इस डेटा सेट को जो है वो क्लोज एंड अप्लाई करना है, और जैसे ही मैं क्लोज एंड अप्लाई करूँगा ये डेटा सेट जो है वो मेरे पास इस तरीके से क्रिएट होके आ जाएगा विद इन अ मिनट। अब जो है मुझे जो है ये सारे टेबल्स आ गए। अब मुझे डेट का टेबल चाहिए। डेट का टेबल कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर, मॉडलिंग के अंदर हम जाएंगे। मॉडलिंग के अंदर हमारे पास मौजूद होगा न्यू टेबल। आपने न्यू टेबल पे क्लिक करना है और ये टेबल इजिकल्स टू आ रहा है। आपने टेबल को हटा के इधर लिख देना है डेट इजिकल्स टू कैलेंडर। कैलेंडर जैसे आप मार्क करेंगे वो स्टार्ट डेट और एंड डेट पूछेगा। स्टार्ट डेट ऑब्वियसली बात है, आपने रेफरेंस देना है कि आपको चाहिए। लेट से मैंने यहाँ पे 3 साल के लिए रख ली, 2021, देन मंथ, देन उसका डे, और एंड डेट में भी मैंने सेम फॉर्मेट अप्लाई करा। तो मैंने 21 22 23 3 साल का कैलेंडर यहाँ पे बना दिया है। आपको डेट का टेबल यहाँ पे नज़र आ रहा है और जो बाकी डेटा सेट्स के साथ। अब मुझे यहाँ पे कॉलम्स को ऐड करना है, यानी सिर्फ डेट के अंदर से ही मुझे उसका मंथ नंबर, क्वार्टर, मंथ नेम, ये सब चीज़ें चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं डेट इजिकल्स टू जहाँ कैलेंडर लिखा हुआ है वहाँ पे लिखूँगा ऐड कॉलम। ऐड कॉलम के बाद ऑटोमेटिकली ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। मैं इसको शिफ्ट एंटर करूँगा ताकि लाइन नीचे आ जाए। अगेन शिफ्ट एंटर करके कॉमा देने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा एयर और डेट का रेफरेंस दे दूँगा ताकि मुझे जो है वो जो कॉलम है उसी के अंदर से जो है वो ईयर बना दें। सेम काम मैं जो है वो मंथ नंबर के लिए करूँगा। मंथ लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली मंथ नंबर लेकर आएगा, मंथ नेम लेके नहीं आएगा, ये आप याद रखिएगा। उसके लिए जो लॉजिक लगेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी ये कॉमा मेरे पास एक्स्ट्रा लग गया था। अब देखें जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो अब आप देख रहे हैं डेट के आगे उसका ईयर और मंथ नंबर जो है वो मौजूद है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये और एक्सपेंड हो टेबल। तो ये एक्सपेंड कैसे होगा, अगेन मैं एक ब्रैकेट को हटा के कॉमा लगाऊँगा और नीचे जो है मैं क्वार्टर लिख दूँगा। अब जो है क्वार्टर के बाद
ये क्वार्टर लिखने के बाद क्वार्टर का कॉलम भी ऐड हो जाएगा। अब आप देखें क्वार्टर भी ऐड हो गया, यानी डेट के बाद ईयर, ईयर के बाद मंथ और मंथ के बाद क्वार्टर भी ऐड हो चुका है। दोबारा शिफ्ट एंटर करूँगा और यहाँ पे मैं वीक डे का भी एक कॉलम क्रिएट करवा दूँगा ताकि मुझे पता चले कि वीक डे 1 है, 2 है, 3 है। वीक डे आप डिसाइड भी कर सकते हैं। नॉर्मली संडे जो है वीक डे 1 कहलाता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान या एशिया में जो है वो मंडे जो है वीक डे 1 कहलाता है अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर। तो ये वीक डे इसलिए बनाया है मैंने। अब जो मैं आपको बता रहा था कि मंथ नेम इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो मंथ नेम कैसे मौजूद होगा? मंथ नेम के लिए आपने करना क्या है, आपने एक ब्रैकेट हटाना है, कॉमा लिखना है। कॉमा के बाद आपने इसको इसी तरीके से, जो डबल कोटेशन के अंदर मैं वैल्यू लिख रहा हूँ वो बेसिकली ये, ताकि मुझे बाद में पता रहे कि मैंने क्या काम किस लिए किया है। तो मंथ नेम लॉन्ग के लिए मैंने फॉर्मेट लिखा, फॉर्मेट के बाद डेट, और डेट के कॉमा के बाद मैंने उसको डिफ़ाइन कर दिया। 4 दफ़ा एम दिया तो उसने मुझे मंथ नेम लॉन्ग दे दिया, और अगर यही काम मैं 3 दफ़ा एम लिखता तो वो मुझे शॉर्ट दे देता, यानी JUN APR MAR इस तरह करके मंथ नेम मुझे दे देता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने डेट का टेबल कैसे क्रिएट करना है ये आपने सीख लिया होगा। तो अब ये डेट का टेबल भी क्रिएट हो चुका है या डेटा सेट क्रिएट हो चुका है। अब बात आ जाती है मॉडल व्यू में जाके रिलेशनशिप बनाने की। ये खुद भी ऑटोमेटिक तरीके से रिलेशनशिप को डिटेक्ट करता है, लेकिन अभी इसने डेट का रिलेशनशिप जो है वो डिटेक्ट नहीं किया। तो मैं आपको स्टार्ट करूँगा डेट के रिलेशनशिप से, ताकि आपको ये चीज़ समझ आए कि रिलेशनशिप्स को क्रिएट कैसे करना है, और उसके बाद मैं फर्दर जो इसने रिलेशनशिप्स को क्रिएट करा हुआ उसको मैनेज करना बताऊँगा कि मैनेज कैसे हो सकता है। तो इस डेट को आपने सिंपली से ड्रैग करके जो है, जो आपका मेन डेटाबेस है वहाँ तक लेकर आना है, और जहाँ पे ये एरो है मिड में उसको डबल क्लिक करना है। मुझे हायरिंग डेट से जो है वो इसकी डेट को कनेक्ट कराना था, तो मैं मैनी टू वन पे जाके जो है सिंगल आपने करना है, वन नहीं करना। सिंगल करने का बोथ करेंगे तो सिर्फ एक दूसरे के टेबल पे चलेगा, तो आपको मैनी टू वन करके सिंगल करना है ताकि सारे टेबल्स पे अप्लाई हो। ठीक है, इसी तरीके से नेम के टेबल को, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको इसलिए क्रिएट कराया था, मुझे इसकी नीड नहीं थी, इसलिए कराया था ताकि ये 1 to 1 पे चले। 1 to 1 यानी ये वैल्यू उसके अंदर भी यूनिक है, इसके अंदर भी यूनिक है, तो ये बोथ साइड पे चलेगा। अब बाकी जो ऑटोमेटिक तरीके से इसने रिलेशनशिप को डिटेक्ट किया है वो सारे मैनी टू वन सिंगल पे ही डिटेक्ट किए होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ इसको मैनी टू वन सिंगल पे जो है वो जो है सिलेक्ट करके आप ओके करिएगा, ताकि आपके टेबल्स के जो रिलेशनशिप है वो सही बने और आपके मेन डेटाबेस से वो कनेक्टेड रहें। तो इन सब जगहों के मैं रिलेशनशिप को चेक कर रहा हूँ कि मैनी टू वन है और मैनी टू वन जो है वो सिंगल ही है, और कोशिश करें कि जो आपने नंबर डिनोट कराए हैं उस नंबर के थ्रू ही इसके रिलेशंस बने। तो आप देखें ये सारे रिलेशंस बन चुके हैं, और मेरे ख्याल से जहाँ उन्होंने डायरेक्ट नेम से उठाया है वहाँ मैं उसको नंबर से कर रहा हूँ, ताकि कल को कोई भी चेंजेस मुझे करने पड़े तो इसके अंदर जो है वो उसकी रिफ़्लेक्शन आ जाए। अब जो है ये डैशबोर्ड मैं आपको इस वीडियो में बनाना नहीं सिखा रहा, ये डैशबोर्ड मैंने क्रिएट कर लिया, लेकिन आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा कि ये सारे डैशबोर्ड जो है वो डिफरेंट डेटा सेट के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। यानी अगर मुझे कोई वैल्यू चाहिए तो मैंने मेन डेटा सेट से उठाई है, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट मुझे कोई भी नेम चाहिए तो मैंने उसके अलग सेट से उठाया है, चाहे वो जेंडर हो चाहे वो डिपार्टमेंट हो। और जो ऊपर स्लाइसर्स बने हुए हैं ये भी अलग डेटा सेट से बने हुए हैं। तो देखें ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं और अकॉर्डिंगली वैसे ही चेंज हो रही हैं। तो आज की वीडियो में आपको सिर्फ रिलेशनशिप्स डेटा सेट्स कैसे क्रिएट करने हैं और उसके अंदर आपने रिलेशनशिप्स को कैसे क्रिएट करके मैनेज करना है ये सिखाया गया है। डैशबोर्ड इस वीडियो में मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने डैशबोर्ड सीखना है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और यूनिक कंटेंट के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।